नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर अभी फ्लैश होगा, उसे आप नोट कर ले और अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। 9136934065 ये नंबर है। यहाँ पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं। हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटीज लिमिटेड से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। शुरुआत आज चांदी से करते हैं क्योंकि चांदी में आज अच्छी रिकवरी दिखी है। शुरुआती कारोबार में हमने देखा कमजोरी दिख रही थी। मानव, आप बताइए चांदी को लेकर, चांदी की जो ये रिकवरी है, 97,000 रुपए के बेहद करीब चांदी पहुंच गई है। क्या ये रिकवरी और आगे बढ़ेगी? 1 लाख की उम्मीद करनी चाहिए कल तक क्या? मानव, आपसे मेरा सवाल था चांदी को लेकर। चलिए अमित जी से यही सवाल ले लेते हैं। अमित जी, आपकी राय क्या है चांदी पर? हाँ, मोमेंटम देखिए उस्मान जी पॉजिटिव है। ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाए तो खरीदारी का ही ट्रेड है। आज के जो लेवल्स हैं इसके वो 96,500 के आसपास इसमें फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 98,000 तक के टारगेट जो है कल तक इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 95,700 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है। वहीं पे आपका सवाल था कि 1 लाख के आसपास के भाव हो सकते हैं, तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें मेरे को लग रहा है 10-15 दिन का टाइम लग सकता है। ओवरऑल ट्रेंड फेवर है, बिल्कुल खरीदारी की साइड जाना चाहिए। ओके, बिल्कुल खरीदारी के साथ जाना चाहिए, कन्विक्शन के साथ आप कह रहे हैं, और 98,000 का टारगेट भी दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप जो ट्रेड करना चाह रहे हैं उनको स्टॉप लॉस भी ज़रूर फॉलो करना चाहिए 95,700 का। ये अमित जी की राय है। मानव, आप चांदी पर आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, नमस्ते विश्वनाथ जी। नमस्ते मेरे सर। ख्याल से चांदी में बिल्कुल मैं अमित जी के साथ हूँ। एक अच्छी कारोबार दिख रही है। कल के सेशन में भी अच्छी तेजी के बाद थोड़ी गिरावट बिल्कुल आई थी, लेकिन 95,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 96,000 का। जब तक उसके नीचे नहीं जाता है तब तक चांदी में बायो एंड डिप्स की ही सलाह रहेगी। ओवरऑल 97,000 का बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है जो आज का हाई है, लेकिन 96,500 के आसपास बाय कर सकते हैं। 98,000 का इमीडिएट टारगेट बनता हुआ दिखता है। चांदी पर आपको राय मिल गई है। अब कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं और बीच बीच में हम अलग अलग कमोडिटीज पे भी राय लेते रहेंगे। महावीर हैं बेंगलुरु से, सोना 25 मई तक कॉमेक्स पर 3415 तक पहुंच सकता है क्या? $3415। ये क्या लग रहा है मानव आपको? अ, जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से 3415 इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यहाँ से $200 के आसपास का मूव है, तो बिल्कुल $100 का मूव हमने पिछले 3-4 महीने में देखा है। तो वोलेटिलिटी तो है, लेकिन अभी के लिए इतनी बड़ी तेजी के लिए 2-3 चीजें होनी पड़ेगी। या तो टैरिफ वॉर में वापस से थोड़ी हलचल आनी पड़ेगी कि चाइना मना कर दे, यूएस मना कर दे, टैरिफ बढ़ा दे, या फिर रेट कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए, या कोई अनसर्टेनिटी बढ़ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। अभी के लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पे $200 की एक साथ तेजी आ जाए। अगले दर्शक हमारे साथ दिग्विजय सिंह सिसोदिया हैं। सोने में इस समय खरीदारी करें या नहीं? अमित जी बताइए, खरीदारी अभी करें या नहीं करें? बिल्कुल उस्मान जी, अगर ये ट्रेडर हैं तो इनको मौजूदा भाव 93,200 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 94,200 रुपए का इमीडिएट टारगेट रखें। नीचे में स्टॉप लॉस 92,900 रुपए का रखें। ओवरऑल ट्रेंड फेवर है। अगर ये लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं तो मेरे को लगता है 92,000 का इसका बेस जो है वो बन चुका है। पिछली बार इसने 92,050 के आसपास का लो बनाया था, और अभी 3-4 दिन पहले ही 92,300-400 के आसपास का लो बनाया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बिल्कुल खरीदारी की साइड जा सकते हैं। खरीदारी के साथ जाए 92,200, 92,200 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट है 94,200 का। ट्रेड के लिए ये कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। 92,900 का स्टॉप लॉस दिया है अमित जी ने। चलिए अगले दर्शक है अमर है मोरबी से, सोने में कितनी गिरावट आने की संभावना है? मानव, आप लोगों का कैलकुलेशन क्या है, कितनी गिरावट आ सकती है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बेस में कोई डिबेट नहीं है। जैसे अमित जी ने भी कहा, 92,000 92,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत बार वहां से पलटा है। तो एक रेंज है 91,500 से 92,000 की। अगर उसके नीचे सोना हमें आता हुआ दिखता है तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल 90,000 का बनता है, 90,200 का। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे काफी समय से आता हुआ दिखता है वो 88,000 का लेवल है।
मेरे ख्याल से सोना 90,000 के आसपास आके रुकना चाहिए एक बार। अगर उसके नीचे जाता है तो थोड़ी ट्रेंड रिवर्सल जैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन अभी के लिए 90,000 का लेवल देखना चाहिए एज अ स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन या बाइंग जोन। चलिए, तो ये सलाह आपकी तरफ से भी आ गई है। हालांकि जो स्टॉप लॉस है अमित जी का गोल्ड में बाइंग के लेवल पे, वही इनका टारगेट है सेल कॉल में। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल इसे ना माने, ऊपर में बेचना है। एक रेंज अभी दिख रहा है, इस वजह से उनकी राय मानव की ये है। 92,900 का टारगेट दे रहे हैं, जबकि खरीदारी के कॉल में अमित जी ने 92,900 का स्टॉप लॉस दिया था। हर्ष है जयपुर से, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? अमित जी, एनजी पर हर्ष को क्या सलाह दे रहे हैं आप? बिकवाली की सलाह रहेगी 305 306 के आसपास बेचें, 309 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 295 रुपए तक के टारगेट रखें। अगर ऑप्शन में भी ये ट्रेड करते हैं तो 300 रुपए का पुट ऑप्शन अभी 11 रुपए 70-80 पैसे चल रहा है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 16 रुपए तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर पर आपकी राय मानव? कॉपर में विश्वनाथ जी मेरे ख्याल से तेजी में ही रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। काफी समय से 845 850 का लेवल नहीं निकाल रहा है, तो मेरे ख्याल से इमीडिएट बेसिस पे 860 861 पे बाइंग कर सकते हैं। 857 का स्टॉप रहेगा और 867 का इमीडिएट टारगेट हम बना के रख सकते हैं। मुझे लगता है काफी समय बाद निकला है, तो ये तेजी थोड़ी भी अगर डिप आती है तो बाइंग इंटरेस्ट आना चाहिए यहाँ पे। चलिए, अच्छी बात है। कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ रुपेश हैं। कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? अमित जी, क्या करना चाहिए क्रूड में? अच्छा मोमेंटम अभी तेजी का देखने को मिल रहा है। नीचे में 4800 के आसपास का इसने लो बनाया था रिसेंट में, और उसके बाद अभी 5440 के आसपास का हाई बनाया। थोड़ा सा करेक्शन आज जो है प्राइजेस में देखने को मिल रहा है, इसको खरीदारी के रूप में अपनाना चाहिए। 5350 खरीदारी का प्राइस है आज के लिए। 5300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 5450 से लेके 5500 तक के टारगेट रख सकते हैं। अगले दर्शक है शेख खाजा हैं। नेचुरल गैस और मेटल्स में स्ट्रेटजी जानना चाह रहे होंगे। आप बताइए मानव, नेचुरल गैस में और बेस मेटल्स में क्या पिक है? बेस मेटल्स में आज तेजी भी काफी ज्यादा है, सारे ही काउंटर तेज नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में एल्यूमिनियम और जिंक बहुत अच्छा बढ़ा है। सुबह ही अगर हम देखें तो बहुत क्विकली 2-3 रुपए तो हमने बढ़ता हुआ देखा। तो जिंक एक बिल्कुल लंबे समय के लिए अच्छा काउंटर लग रहा है। जिंक में और तेजी यहाँ से आ सकती है। सिमिलरली कॉपर में भी जैसे मैंने कहा, कॉपर और जिंक एक अच्छी कमोडिटी है बेस मेटल्स में ध्यान रखने के लिए। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस में अभी भी मुझे लग रहा है कि नीचे में जगह है। जो 330 के लेवल से हमने जाता हुआ देखा था, वहां से वो रेजिस्टेंस नहीं निकला, अभी भी नीचे हम आता हुआ देख सकते हैं। तो 297 का इमीडिएट सपोर्ट है। लेकिन 308 पर अगर मिलता है तो 302 के टारगेट के लिए बेच सकते हैं। अगर उसके नीचे भी जाता है तो और सेलिंग आ सकती है। ओके, चलिए आगे। अब बेस मेटल्स पे आपका भी एक टेक ले लेता हूं। बेस मेटल्स में जिंक में और एल्यूमिनियम में, इन दोनों पर अमित जी क्या राय है? दोनों जबरदस्त तेज है, करीब 2-2% की तेजी दिखा रहे हैं। क्या करना चाहिए अब? बिल्कुल विश्वनाथ जी, लास्ट वीक से ही आपके चैनल के माध्यम से खरीदारी के ट्रेड लिए थे और काफी अच्छा मोमेंटम जो है पूरे बेस मेटल में देखने को मिला है। हालांकि प्राइस बिल्कुल डेज हाई पे है और काफी अच्छी तेजी 2-2% के आसपास की है, बट ट्रेडिंग लेवल का ध्यान रखना चाहिए। 258 के आसपास ही एंट्री करें। जिंक वायदा खरीदारी का ट्रेड है, 263 रुपए का इसका टारगेट है। नीचे में 255 का स्टॉप लॉस है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो 244 के आसपास भाव चल रहा है। 242 अगर प्राइसेस मिलते हैं तो 247 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। 240 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं पे कॉपर की अगर मैं बात करूं तो 859 इसका एंट्री का पॉइंट है, 868 इसका टारगेट है और 854 रुपए इसका स्टॉप लॉस है। तो थोड़ी सी गिरावट अगर नीचे मिलती है बेस मेटल्स में तो सभी में खरीदारी की जा सकती है। चलिए, तो बेस मेटल्स में सारी कॉल आपको मिल चुकी है। चलिए, एक और कमोडिटी है जिस पर नजर रखना जरूरी है। एडिबल ऑयल का मार्केट देखना जरूरी है, क्योंकि 5 साल में सबसे कम खाने के तेल का इंपोर्ट हुआ है। अप्रैल में इस साल करीब 8,62,000 टन खाने के तेल का इंपोर्ट हुआ है, जो मई 2020 के बाद सबसे कम इंपोर्ट के नंबर है। ये मंथली इंपोर्ट के नंबर।
और वेज ऑयल का इंपोर्ट देखिए अप्रैल में 8.91 लाख हुआ है और 2024 में वेज ऑयल का इंपोर्ट अप्रैल 2024 में 13 लाख टन से भी ज़्यादा का हुआ था। तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पर पिछले साल के अप्रैल से 32% कम इंपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। ये ट्रेंड क्यों ऐसा दिख रहा है और आगे का क्या आउटलुक है, यही समझते हैं। हमारे साथ बीबी मेहता जी हैं, ईडी हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के। शुक्रिया मेहता सर, आपने वक्त दिया है। सर, क्या नया ट्रेंड दिख रहा है और ये इंपोर्ट में इतनी गिरावट अप्रैल में क्यों आई है, इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं सर? नहीं, देयर आर नंबर ऑफ रीजन। एक तो पहले अपनी जो डोमेस्टिक क्रशिंग है मस्टर्ड की, काफी अच्छा मस्टर्ड का क्रशिंग हो रहा है, 12 से 13 लाख टन पर मंथ क्रशिंग हो रहा है। दूसरा जो है नेपाल से कम से कम 80 से 90 हजार टन हर महीने आ रहा है। तीसरा जो डिमांड है, लोकल डिमांड काफी कम है। मे भी हाई प्राइस जो अभी भी प्राइस चल रही है इन लोअर मिडिल क्लास और लोअर स्टेज में थोड़ी ज्यादा है। और ओवरऑल जो समर जल्दी आ गया है। नॉर्मली 15 मार्च के बाद, होली के बाद में समर स्टार्ट होता है। इस दफा 15 फरवरी से गर्मी चालू हो गई, उसके वजह से भी डिमांड कम हुई रही है। का क्या ट्रेंड देख रहे हैं, क्योंकि पाम के दाम कम हुए हैं उसके बाद भी इंपोर्ट में उस तरह से सुधार नहीं दिख रहा है। पाम के इंपोर्ट भी काफी तेजी से कम हुए हैं। आगे क्या ट्रेंड, क्या सॉफ्ट ऑयल का इंपोर्ट आगे भी बढ़ता रहेगा? क्योंकि जिस तरह से ट्रेड डायनेमिक भी चेंज हो रहा है, अमेरिका चाह भी रहा है कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो और सोया एक्सपोर्ट भी ज्यादा अमेरिका करना चाह रहा है। क्या आगे आने वाले समय में पाम इंपोर्ट कम ही होंगे या इसी आसपास में रहेंगे? देखिए, पाम ये 2 महीने पहले जो पाम के दाम थे काफी ऊपर थे। सबसे महंगा पाम था, बीच में सोयाबीन था और लास्ट में सनफ्लावर था। अभी उल्टा फिर से हो गया है। आज पाम फिर से सस्ता हो गया है, $1000 के करीब है। वहीं सोयाबीन 1130 है और सनफ्लावर 1220 है। तो कहने का मतलब फिर से पाम की डिमांड निकलेगी और अगले 3-4 महीने में आपको लगेगा कि पाम फिर से आना शुरू हो गया है। दूसरा, पाम में जो भाव ऊपर जाने का एक रीजन था, इंडोनेशियन गवर्नमेंट की पॉलिसी B40 की बात कर रही थी, उसके वजह से भी एक सेंटिमेंट चेंज हुआ था। पर नाउ दे ऑल्सो रियलाइज कि भाई आप अपने चाहते ऐसे दाम नहीं मिलते हर दफा। और सोयाबीन की इतना ओवरऑल प्रोडक्शन था वर्ल्ड में, तो सोयाबीन टुक ओवर द मार्केट। नॉर्मली अगर आप देखें 60% पहले पाम आता था और 40% सॉफ्ट ऑयल था। ये लास्ट 6 महीने में देखे तो 40% पाम है और 60% सॉफ्ट ऑयल, सोया एंड सन कंबाइन आया है। पर अभी लगता है जैसे आपका सवाल है, तो फिर से मेरे ख्याल से पाम $1000 के करीब है। जब ये सनफ्लावर 1200 से ऊपर है, तो मेरे ख्याल से फिर से पाम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आगे का ट्रेंड, आप लोग जिस तरह से पिछले कुछ समय के नंबर है, आप नवंबर से लेकर अप्रैल तक के भी नंबर कह रहे हैं कि इंपोर्ट कम है, 6% कम है, तो क्या कुछ निर्भरता कम होगी? क्या ये एक ऑप्टिमिस्टिक नंबर मानकर चले? नहीं, जो आपने सही सोचा है। लास्ट ईयर भी इंपोर्टेड अबाउट 160 लाख टन के इंपोर्ट किया था। तो अभी जो ट्रेंड दिख रहा है और लोकल प्रोडक्शन जैसा, इस बार सोयाबीन भी अच्छा है, मस्टर्ड भी अच्छा है। और ये साल जो नॉर्मल मॉनसून का प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है कि ऑयल सीड का नॉर्मल क्रॉप है तो अच्छे क्रॉप आए, तो इंपोर्ट डेफिनेटली विल चेकमेट। एंड जो 160 लाख के सामने हो सकता है कि भाई अक्टूबर तक में और 5-7 लाख टन कम होके 150 के 155 लाख ही आए, 5 लाख टन कम हो सकता है। उसका मतलब 15 लाख का डिफरेंस है, क्योंकि हर साल आपको 10 लाख टन तेल ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपकी आबादी 15 मिलियन बढ़ रही है, पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ रहा है। वो उनको उसकी रिक्वायरमेंट देख के फिर भी आप 5 से 7-8 लाख टन तेल इंपोर्ट कम हो सकता है। ओके सर, अब एक सवाल मेरा होगा नेपाल से हो रहे इंपोर्ट को लेकर और सैफ्टा रूल के हिसाब से जिस तरह से ड्यूटी फ्री वहां से इंपोर्ट हो रहा है, वो कितना बड़ा संकट है और क्या सरकार तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है कि ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन भी और भी तो एक जरूरी चीज है, क्या वो सब देखा नहीं जा रहा है? और कैसे नियमों की इतनी अनदेखी हो रही है और इस स्केल पे कैसे इतना इंपोर्ट हो रहा है सर रिफाइंड तेल का? ऋषभ मोहन जी, पहले एक चीज हम समझ ले, एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में आप यूनिलैटरल कोई डिसीजन नहीं ले सकते। एसी की तरफ से हमने
पूरा एक मेमोरेंडम दिया था कि विद इन द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या क्या पॉसिबल है। सेफगार्ड ड्यूटी आप लगा सकते हैं, कोटा लगा सकते हैं, कैनलाइज कर सकते हैं, वो सारे चीजें हमने गवर्नमेंट के सामने रखी हुई है। और जो आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, हमारी अच्छी मीटिंग श्री पीयूष गोयल साहब से भी हुई, ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी फूड मिनिस्टर उनके साथ भी अच्छी, और सामने पूरा दिखाया। तो दे ऑल्सो कन्विंस कि भाई एक्सेस इंपोर्ट जो आ रहा है, एक्सेस जो आ रहा है उसको चेकमेट करना चाहिए। अभी कैनलाइज कर सकते हैं या तो कोटा कर सकते हैं, देखते हैं, पर डेफिनेटली दे आर सीज विद द मैटर और डेफिनेट कोई एक्शन लेगा। तो अभी जो इंपोर्ट हो रहा है सरप्राइज या पहले 6 महीने में 3.5 लाख टन रिफाइंड ऑयल आया, मेनली सोयाबीन ऑयल आया है। अगर एक दो चालू रहा तो पूरे साल में 6 से 7 लाख टन तेल इंडिया में वाया नेपाल आ जाए। मैं एक चीज और क्लेरिफाई करता हूँ, अगर तेल आना है 20, 25, 30 लाख, 1000 कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सस्ता आ रहा है वो ही ठीक है। आज जो सस्ता आ रहा है वो तकलीफ दे रहा है, क्योंकि 150, 160 लाख टन इंपोर्ट कर रहा है। अगर 5 लाख टन नेपाल से तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, मगर जो सस्ता आ रहा है, जो नॉर्मल भाव से 15-20% सस्ता आ रहा है, वो तकलीफ दे रहे हैं सबको। तो वो अगर नहीं हो, जैसे कैनलाइज कर दिया और थ्रू गवर्नमेंट एजेंसी अगर आए, तो नेचुरली दे विल सेल एट द मार्केट प्राइस, तो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को तकलीफ नहीं होगी। तो हमने वही सुझाव दिया कि आप कैनलाइज कर दीजिए, और कैनलाइज नाफेड है तो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, एंड उनको जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस है उसमें बेचे, ताकि लोकल इंडस्ट्री डिस्टर्ब नहीं हो, और वो एक अच्छी तरह से वो जो हमने सुझाव है वो गवर्नमेंट के दिमाग में भी बैठा है। अभी देखते हैं अभी क्या एक्शन ले रहा है। पहले तो हम चाहते थे कि कभी भी एक्शन आ सकता है, तो बीच में जो इंडिया पाकिस्तान का जो सर, अब न्यूज़ का एक दूर मेरा चला। सवाल ये है कि नेपाल के जरिए कौन से ऐसे देश है जो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, और यहाँ के कौन से ऐसे ट्रेडर हैं जिनका इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है इस रूट के जरिए? नहीं, देखिए, पहले तो साफ्टा एग्रीमेंट में साफ्टा कंट्री है, जो भी दूसरा तेल आ रहा है, वनस्पति थोड़ी बहुत आ रही है, श्रीलंका से आ रहा है। वो है कि कोई इंडिविजुअल, कोई बड़ी कंपनी इंपोर्ट नहीं कर रही है, ये छोटे छोटे ट्रेडर्स और सब लोग इंपोर्ट कर रहा है। और कभी कभी एक लॉरी 2 लॉरी ऐसे में आ रहा है, बड़ी कंपनियां तो नहीं कर रही है ऐसा, वो बल्क में नहीं है, पैक होके आ रहा है कंपनी। तो इसके बड़ी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। राजा से बड़ी कंपनी सबसे परेशान है कि जो सस्ता तेल आ रहा है उसलिए सबसे मार्केट उनकी टूट रही है। चलिए, शुक्रिया सर। वक्त हाँ अब जी। नहीं है। आपने काफी मुद्दों पे बातचीत की और बात भी रखी आपने। जाते जाते सर सिर्फ एक बात बता दीजिए कि घरेलू बाजार में सोयाबीन कीमतों में कुछ रिवाइवल की उम्मीद है, और क्या किसान इस बार खेती कर पाएंगे जिस तरह के हालात बने हैं? डीडीजीएस आपका और बड़ा डीओसी के बीच का जो फर्क है, और जिस तरह की सप्लाई डीडीजीएस की मार्केट में है, जिस तरह का एलोकेशन हो रहा है मेज का, राइस का, क्या कितना बड़ा हिट होगा? क्या मेज की तरफ तो किसान नहीं शिफ्ट होने वाले हैं? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी गवर्नमेंट ने मेज का प्रमोशन किया, तभी उम्मीद थी कि वो जो राइस का फील्ड को कन्वर्ट करेंगे मेक्का में, पर हुआ उल्टा है। आज मेज का एरिया जो बढ़ रहा है, द कॉस्ट ऑफ ऑयल सीड, पल्सीज एंड कॉटन से वजह से बढ़ रहा है। अगर वो, तो उसके लिए जो करना कुछ और चाहते थे, हो रहा है कुछ और। उसकी वजह से अगर आई वोंट बी सरप्राइज के पल्सीज और ऑयल सीड का प्रोडक्शन नहीं तो कॉटन का प्रोडक्शन ये साल कम हो और ज्यादा एकरेज मेज में चला जाए, वो एक तकलीफ है। दूसरा, आपने जो डीडीजीएस की बात की, वो सबसे खतरनाक है। आज जो डीडीजीएस 4 से 5 मिलियन टन बन रहा है, वो क्या रिप्लेस करता है? ऑयल मिल को। बिल्कुल। मेनली कैटल फीड में रेपसीड मिल और राइस बर्न एक्सट्रैक्शन यूज होता है, और सोयाबीन मेनली पोल्ट्री में जा रहा है। ओके। और इतना सस्ता है, तो नेचुरली फीड वाले तो दे आर मोर अट्रैक्टेड कि भाई ये यूज करे। तो अभी हमारा लिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं अगर ऑयल सीड क्रश कर रहा हूं तो मेरा डिस्पोजल का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके। और तीसरा एक जो प्रॉब्लम बड़ा है, डीओ राइस में मेरे पास सरप्लस है, तो उसका गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बैन करके बैठी है। ओके। जो खुलना चाहिए ताकि एटलीस्ट 5-6 लाख टन हम नियर बाय एक्सपोर्ट कर सके, तो बंद करके रखा है। तो हमने भी उसका भी रिप्रेजेंट किया है कि भाई अब ड्यूल राइस बर्न का एक्सपोर्ट जल्दी से जल्दी खोल दीजिए, ताकि थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो और ड्यूल और राइस बर्न ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़े। आज राइस बर्न प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है क्योंकि डीओआरबी का आउटलेट नहीं है। बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया शुक्रिया सर, जी। तमाम मुद्दों पे आपने अपनी राय रख दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पे नजर डालते हैं। एग्री मार्केट की बात हो रही है तो मसालों की चाल देख लेते हैं, क्योंकि आज धनिया में अच्छी तेजी दिखी है। अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं, अमित जी से फटाफट से तीनों मसालों पे राय ले लेते हैं। धनिया से शुरुआत करते हैं। अमित जी, धनिया में आज 2% के आसपास की तेजी दिखी है, 7050 के ऊपर पहुंच चुका है। क्या ये तेजी अब बनी रहेगी और कहां तक पोजिशनली आप धनिया को जाते देख रहे हैं, और इस लेवल पे भी कल खरीदारी कर लेनी चाहिए क्या? बिल्कुल विश्वनाथ जी, काफी लंबे समय बाद जो धनिया जो है काफी डाउन हो रहा था, पूरे एग्री कमोडिटी में सबसे जो है वीक था वो धनिया था। तो एक बॉटम रिवर्सल इसमें दिखाई दे रहा है, डिमांड जोन पे है 7000 के करीब जून वायदा धनिया में खरीदारी करें। एक हफ्ते का टारगेट 7400 का है, नीचे में 68 का स्टॉप लॉस लेके चले। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं हल्दी, तो हल्दी वायदा भी काफी अट्रैक्टिव चार्ट पर नजर आ रहा है। 14200 पे खरीदारी करनी है, ऊपर में 15000 का टारगेट रखना है और 13700 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। अब बात जीरे की कर लेते हैं, तो जीरा थोड़ा सा अभी चार्ट पे एक डिमांड जोन के आसपास आपको फिर से नजर आ रहा है। 21500 के लेवल का ध्यान रखना है। 21500 पे जून वायदा जीरा खरीदारी करनी है, टारगेट लगा के रखना है 23000 रुपए का, और 21000 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। पूरे के पूरे ट्रेड लगभग जो है तीनों मसाले के एक वीक तक के लिए वैलिड रहेंगे। ओके, एक हफ्ते के लिए कॉल है, नोट कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस और टारगेट, ये पोजिशनल कॉल है, एक हफ्ते का नजरिया यहां पर है, ये सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए कॉल नहीं है। ग्वार की सुस्ती खत्म नहीं हो रही है अमित जी, क्या कर लग रहा है ग्वार में? निचले स्तरों से एक रिकवरी तो आई है, लगभग 4900 के आसपास का लो बनाया था ग्वारसीड ने, और गम ने लगभग 93 के आसपास। वहां से एक थोड़ी सी रिकवरी है, मेरे को लग रहा है ये रिकवरी जारी रहेगी अभी 2 से 3 दिन, तो 2 से 3 दिन का व्यू बना के ही ट्रेड करें। 97 के आसपास जून वायदा ग्वारगम में खरीदारी करें, 95 का स्टॉप लॉस लगा के, ऊपर में 10,000 तक का टारगेट रखें। ग्वारसीड 5150 जो मौजूदा भाव है वहां पे खरीदारी करें। 5090 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 5250 रुपए को मुनाफा बुक जरूर करें। 2 से 3 दिन का ट्रेड रहेगा। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सौरभ गोयल है, 15000 के भाव पे हल्दी में खरीदारी की है, क्या करना चाहिए? हाजिर के खरीदार लग रहे हैं, इन्होंने किलो के भाव पे भेजा था, हमने इसे क्विंटल के भाव में कन्वर्ट कर दिया है। अमित जी बताइए क्या करें, रुकना चाहिए? मेरे को लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 15000 के आसपास के भाव इनको देखने को मिल सकते हैं। 15000 से लेके हिसाब से 15300 का एक बताइएगा। ऐसा पॉइंट है जहां पे इनको 50% मुनाफा बुक करना चाहिए, या 50% जो है अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। ओके, तो 50% 15000 के ऊपर आप के आसपास आप निकाल ले, और 50% को आप कैरी कर सकते हैं। नवीन कोठारी हैं, मई के अंत तक सोना 85,000 और चांदी 88,000 आने की संभावना है क्या? मानव आप बताइए, 85 गोल्ड के लिए, 88,000 चांदी के लिए लगता है क्या मई अंत तक? जिस हिसाब से विश्वनाथ जी गिरावट आ रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे ख्याल से 90,000 के आसपास सोना रुकना चाहिए। 90,000 नहीं रुकता है तो बिल्कुल 88,000 की पॉसिबिलिटी ओपन है। सिमिलरली चांदी में मुझे लगता है 94 से 92,000 का एक लेवल है जो पॉसिबल है, अगर यही फॉल कंटिन्यू होता है। पर मुझे लगता है सोने की पेस जो गिरावट में शायद ज्यादा हो सकती है चांदी से। विमल कुमार मीणा है, मई अंत तक सोने का भाव जानना चाह रहे हैं। अमित जी, मई अंत तक सोना कहां तक जाता दिख रहा है आपको? जैसा कि वो डिस्कस किया था, 92,000 का जो एक अच्छा इसका सपोर्ट है, जब तक उसको अगर होल्ड करता है तो प्राइजेस में मेरे को लग रहा है 92,000 से लेके 95,000 की रेंज रहेगी ट्रेडिंग की। लेकिन अगर 92,000 के लेवल, जैसा कि मानव ने भी बताया कि अगर ब्रेक होते हैं तो नीचे में 90,000 का लेवल भी एक्सपेक्ट है। अभी हाल फिलहाल के लिए 92,000 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगले दर्शक अरविंद जैन है, 16 मई तक चांदी में क्या आउटलुक है? कि 16 मई तक मानव कैसी दिख रही है चांदी आपको? जी, मेरे ख्याल से डे वाइज या ऐसे वीक वाइज कमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये 15 दिन या एक मंथ एंड तक का व्यू ले ले तो चांदी में बढ़त थोड़ी बेटर लग रही है। जैसे मैंने कहा, बाय सिल्वर सेल गोल्ड का जो स्ट्रेटेजी है वो वर्क कर सकता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 107 के लेवल से काफी नीचे आया है। तो अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें, 97,000 का जो लेवल है आज का हाई है, ब्रेक होता है तो बिल्कुल 98,500 के लेवल्स हमें दिख सकते हैं। लेकिन आज जो सपोर्ट है 95,500 के आसपास का, वो ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत मंदी 94,000 तक एक्सटेंड हो सकती है। चलिए इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। आज इतने ही सवालों को ले पाएंगे, बचे हुए सवालों को कल शामिल करेंगे। शुक्रिया मानव आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि कमोडिटी फटाफट में उन्हें क्या करना है पूरे ही मार्केट में। तो इस कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।